चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड लेसन के अंदर तो आपने पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म को अच्छे से कवर कर लिया। ये जो लेसन है वो बच्चों आपकी एक बेसिक जो थिंकिंग होती है ना उसके ऊपर ज्यादा बेस्ड है, जो कि है जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट। मुझे नहीं लगता आप में से ऐसे कोई भी स्टूडेंट होगा जिन्होंने इन बेसिक से कॉन्सेप्ट को ना पढ़ा हो। लेकिन सिंपली अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जैसे बुक्स को कवर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये जो टॉपिक दिया गया है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया, आखिरकार ये लेसन का मेन कॉन्सेप्ट है क्या आपको समझाने का। तो आज इस वन शॉट वीडियो में बच्चों इसी के बारे में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है और ऑब्वियसली क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बड़े ईजी है तो ये चैप्टर भी आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेसन के अंदर मेन कंटेंट हमें किस चीज को कवर करना है। तो जेंडर डिवीजन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देन उसके बाद हम एक आइडियोलॉजी यानी कि फेमिनिस्ट को कवर करेंगे, वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, और इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो रिलीजन और साथ ही जो कास्ट, क्योंकि ये आप लेसन के अंदर भी देखते हो उसकी थीम के अंदर, ये सारी चीजें बैक टू बैक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों जेंडर डिवीजन के बारे में। अब बात आती है इसका सब टॉपिक जो है वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का, यानी कि एक तरीके से हम इसके अंदर पढ़ने वाले मेल एंड फीमेल के कॉन्सेप्ट को लेकर कि सोसाइटी में इनके जो वर्क है वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, और क्या ये माना जाता है कि जो इनके वर्क डिवाइड किए गए वो पहले से ही डिसाइडेड थे या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से एक तरीके से बने। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या बात बताई गई है। देखिए, लड़का और लड़की इनको स्टार्टिंग से ही ना ये बिलीव, विश्वास दिलाया जाता है कि जो वुमेन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के कामकाज करना है, बच्चों की देखभाल करना है, और वहीं जो मैन होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आपके जो भी काम है वो घर के बाहर के है, यानी कि नौकरी करना, जॉब करना, ये सारी चीजें आज के समय भी काफी ज्यादा कॉमन है। अब हमें चेंजेस जरूर देखने को मिला है लेकिन हम अभी भी कॉमन तरीके से यही चीजों को यूज करते हैं, और ये जो चीजें वो रिफ्लेक्ट होती है हमें एक तरीके से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की ज्यादातर फैमिलीज के अंदर, कि बोला जाता है कि वुमेन्स डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज अ कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन ईटीसी, और वहीं मेंस को भाई घर के बाहर ही आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो आप डॉक्टर बनो, एडवोकेट बनो, टीचर बनो या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करो, आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है दोनों एक तरीके से। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो वुमेन है वो बाहर के काम नहीं कर सकती और जो मैन है वो घर के काम नहीं कर सकते, बल्कि कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी थिंकिंग इतनी ज्यादा प्रेजुडाइज बना ली है कि अगर कोई मैन घर के काम करेगा तो वो थोड़ा ऑड सा लगता है, और वुमेन अगर घर के बाहर काम करेगी तो वो ऑड लगता है। लेकिन आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आज के इस मॉडर्न एरा के अंदर काफी चीजें ना नॉर्मलाइज होती जा रही है। जैसे आप देखते हो कि जो वुमेन्स है वो हर एक सेक्टर के अंदर काम अच्छा कर रही है, इसका मतलब जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी के अंदर पहले के कंपैरिजन में आज के में तो काफी ज्यादा हो चुका है। और अब ऐसा भी नहीं रहा जैसे वर्क फ्रॉम होम जैसी एक चीज आ चुकी है कि घर बैठे बैठे भी मैन एंड वुमेन काम कर सकते हैं, तो इसमें सोसाइटी को भी कोई एतराज नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं कोविड-19 का हम जरूर जिक्र करते हैं इस चीज के अंदर। तो एक तरीके से हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ज्यादातर फैमिलीज के अंदर वो कोई आज की देन नहीं है, बल्कि हमने लॉन्ग टाइम से ना ये चीजें बनती आ रही है, तो इसे हमें काफी ज्यादा कॉमन लगती है। अब इसके अलावा देखिए, द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। कहने का मतलब ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हुआ है कि जो वुमेन है उनका जो रोल है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। खास तौर पर अगर हम पब्लिक लाइफ की बात करें, पॉलिटिकल्स की बात करें, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल टाइप्स का है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिएगा, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स आते हैं भाई, 28 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट टाइम में एकमात्र ऐसा स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसकी जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, ममता बनर्जी। बाकी 27 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको मेल चीफ मिनिस्टर ही देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिक्स के अंदर तो वैसे ही वुमेन का काफी कम रोल देखने को मिलता है, लेकिन अभी के समय काफी ज्यादा अमेंडमेंट भी हो रहे हैं, वुमेन एक्ट भी लाए जिसके अंदर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात की गई है। शुरुआत में क्या होता था कि जो मैन है उन्हीं को अलाउ किया जाता था पार्टिसिपेट करने के अंदर, जो पब्लिक अफेयर्स होते थे, वोट्स होते थे, या फिर जो पब्लिक ऑफिस कंटेस्ट करना हो, ये वगैरह ये जितनी भी चीजें होती थी वो सारी की सारी मेंस के फेवर में थी, यानी कि जो सोसाइटी थी वो मैन डोमिनेट ज्यादा कहलाती थी। अब धीरे धीरे यही जो चीजें थी ना उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुए। ग्रेजुअली क्या
हुआ कि जो जेंडर इशू था वो एक मेन प्रॉब्लम बनती चलेगी, और खास तौर पे पॉलिटिक्स की जब बात आती है, क्योंकि ज्यादातर हमें कंट्रीज में हमें यही देखने को मिला था कि पॉलिटिक्स जो राइट, जैसे वोटिंग का राइट था, वो सिर्फ मेंस को दिया जाता ना कि वुमेन्स को। अब ये इशू जब तेजी से बढ़ने लगा तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली व्हाइल मेन आर एक्सपेक्टेड टू द वर्क आउटसाइड टू द अर्न मनी। तो ये चीजें निकल के आई कि यार देखो, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि ये जो सारी चीजें हैं वो एक तरीके से सोशली बेसिस पर डिसाइडेड की गई है कि जो वुमेन है, कोई उनको पहले से वरदान नहीं मिला कि भैया आपको घर के ही काम करने हैं और मैन को बाहर के ही काम करने हैं। ये तो सोसाइटी के सो कॉल्ड ऐसी थिंकिंग थी, या आप ऐसा कह सकते हैं ये स्टीरियोटाइप्स या प्रिजुडाइज थिंकिंग थी, जो कि एक तरीके से वुमेन्स को घरों पर ही रहने और मेंस को घर के बाहर काम करने के लिए मजबूर करती रही। और ये चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि स्टीरियोटाइप थिंकिंग ऐसा नहीं होता कि बड़ी आराम से ब्रेक हो जाए, नहीं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लोगों की जो सोच होती है वो बहुत गहरी होती है। अगर उसके अंदर चेंजेस आए तो वो काफी ज्यादा, आप कह सकते हो कि इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, इस मॉडर्न एरा के अंदर हमने ये सारी चीजों को ब्रेक होता हुआ देखा है कि अब ऐसा नहीं है कि जो मैन है वो सिर्फ बाहर के ही काम करेंगे या वुमेन है वो घर के ही काम करेगी। सबको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दी जा रही है, ठीक है। लेकिन हम पहले के टाइम पे अगर देखें तो ये चीजें जरूर देखने को मिल जाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन की इंडिया के अंदर। अब भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, तो सबसे पहले अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, पैट्रियोकल सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी जहां पे मेल डोमिनेंट ज्यादा करते हैं। अगर यहाँ पे मैट्रियोकल होता तो वुमेन्स का नाम आता, लेकिन हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो पैट्रियोकल टाइप की रही है, जहां पे वुमेन्स को ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन और उनका एक तरीके से ऑप्रेस्ड उन्हें वेरियस तरीके से देखने को ही मिला है। और ज्यादातर पेरेंट्स भी क्या करते हैं, यूजुअली प्रेफर करते हैं बॉय चाइल्ड को। और आपने भी इन चीजों स्टडी करी होगी, आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि गर्ल्स को ज्यादातर क्या होता है, उसके जन्म होने से पहले उसे अबॉर्ट करवा दिया जाता है ना। अब इसी का नतीजा है कि हमारे देश के अंदर हम पर 1000 पहले मेल को रखते हैं, फिर उसके कंपेयर में फीमेल्स को रखते हैं, क्योंकि मेल की जो पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू फीमेल वो ज्यादा रखी गई है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि अभी 927 है, हालांकि इसके अंदर अभी ग्रोथ हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली आप 940 से प्लस मान सकते हो। और कुछ ऐसे स्टेट है ये और भी ज्यादा वेरी करता है। अभी हमारी प्रॉपर सेंसस नहीं हुई है, जो 2021 में होनी थी, तो अभी वो कोविड-19 की वजह से उसको रोक रखा था। लेट्स सी कि वो अब नेक्स्ट टाइम ही होगी, तो अब पता नहीं क्या होगी। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सेंसस जो लास्ट टाइम हुई थी, तो सेक्स रेशियो जो था ना फीमेल्स वाला, तो वो मैन के कंपैरिजन में कम ही रहा था। कुछ तो ऐसे स्टेट थे जहां पर वो 800 के आसपास था। तो इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हो कि वुमेन्स को हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर किस तरीके का स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें एजुकेशन सेक्टर की, वो भी देख लेते हैं। देखो 74% जो मैन है वो लिटरेट है, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं। वहीं अगर 56% की बात करें वुमेन्स की तो वो लिटरेट है, यानी कि कंपैरिजन में देखें तो मैन यहाँ पे ज्यादा आते हैं। स्कूल रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो गर्ल्स की परफॉर्मेंस है ना वो एक तरीके से इक्वल है बॉयज के। और फिर भी क्या होता है कि ज्यादातर पेरेंट्स, यहाँ पे कोई पर्सनल चीज नहीं हो रही है, वो इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं किसके ऊपर, सन के ऊपर, यानी कि लड़के के ऊपर। एक तरीके से समटाइम ये भी देखने को मिलता है कि ये इंकरेज नहीं करते एक तरीके से गर्ल्स को इन चीजों के अंदर। अब यहाँ पे कोई पर्सनल चीज नहीं हो रही, हम ओवरऑल सोसाइटी को लेकर कह रहे हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे चेंजेस जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस इसी वजह से तो आ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से कह सकते हो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी को भी बात करने पड़ेगी जो चेंजेस उसकी वजह से हमें देखने को मिले, जो कि है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, तो सिंपली यहीं पर ये समझ लीजिएगा कि फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी है। हो सकता है भाई मेरे को फेमिनिस्ट ठीक लगता है तो क्योंकि वो आइडियोलॉजी है, ऐसा नहीं कि भाई वो वुमेन वाली चीजें मैन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडियोलॉजी की अलग बात होती है, जो कि इस चीज के ऊपर बिलीव करती है कि सोसाइटी के अंदर जितनी रिस्पेक्ट मैन को दी जाती है उतनी ही रिस्पेक्ट वुमेन को दी जाए। स्पेशली उनकी ये डिमांड होती है कि जॉब्स, यानी कि वुमेन्स को जॉब करनी दी जाए और इक्वल वेजेस उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उनके काम के बदले में।
ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है जो इक्वालिटी के ऊपर रिलाई करती है, ठीक है। तो अब ये सारे ओवरऑल हमने एक तरीके से रिजल्ट देखने को हमें मिले ही है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर ही, तभी तो जाके आज ये सारा चेंजेस हो रहा है। अगर पहले से सारा सिस्टम ठीक होता तो आज हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। तो सिंपली आपको जो एक तरीके से सीबीएसई है इस लेसन के अंदर वो आपको यही समझाने की कोशिश करे कि कैसे कैसे जो चेंजेस है वो सोसाइटी में हमें स्पेशली वुमेन्स के लेकर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वर्क की बात करें तो वुमेन्स को एक तरीके से जो उनके काम के बदले में कम पे किया जाता है, यानी कि अगर मेन से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर उनके काम के अकॉर्डिंग भी बात करें ना तो वो भी कम होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इक्वल वेजेस एक्ट है, बट ये सिर्फ लिखित में है। एक्चुअल में क्या होता है कि वुमेन्स को उतना तो पेमेंट मिलती ही नहीं है जितनी उसकी होनी चाहिए ज्यादातर केसेस के अंदर। आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जब इक्वल वर्क है फिर भी उनको कम मिल रहा है। एक एवरेज के अकॉर्डिंग तो यह भी कहा गया कि जो वुमेन्स के वर्क है वो 1 घंटा ज्यादा करते हैं मेन के कंपैरिजन में, बट फिर भी उसके काम को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितना एक तरीके से मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर मेल्स को दी जाती है। ये वर्क को लेकर हो गया। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ये तो और ज्यादा आप कह लीजिएगा ना के बराबर कह सकते हैं। लोकसभा जो हमारे एक तरीके से लोअर हाउस है, यहां पे अगर हम वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कभी भी 10% के आसपास टच ही नहीं करा। यहां तक कि स्टेट असेंबली के अंदर तो 5% से भी नीचे रहा है। ज्यादातर जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सारे के सारे, मतलब ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सारे मेल ही है। और चीफ मिनिस्टर का एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया, 27 ऐसे स्टेट है जहां पे सारे मेल ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम बहुत सी ऐसी कंट्री है, चाहे लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीकन कंट्री हो, उनसे भी ज्यादा पीछे एक तरीके से मेल एंड फीमेल के वर्क को लेकर या उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो इसीलिए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने इनिशिएटिव भी लिया। ऐसे नहीं है कि हमने कुछ भी काम नहीं किया है, ऑब्वियसली हमने काम किया है। तो जैसे वुमेन को एम्पावर करने के लिए स्पेशली हमने 1/3 जो सीट्स है वो क्या रखी गई है, रिजर्व रखी गई है रूरल और अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर, जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वाले इलेक्शन होते हैं। अभी हमने सेकंड लेसन के अंदर फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था ना, तो थर्ड टीयर की जो गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट, तो उसके अंदर 1/3 जो है वो एक तरीके से सीट रिजर्व्ड है किसके लिए, वुमेन्स के लिए। वो इस वजह से की गई है ताकि सोसाइटी के अंदर स्पेशली वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनके हाथ में कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए जिसके लिए वो रिफॉर्म कर सके वुमेन्स को लेकर, ताकि ऐसा ना हो कि हमेशा से ही मेल डोमिनेट करते रह जाए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये तो सारी चीजें थी वुमेन्स को लेकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका टॉपिक है जेंडर, रिलीजन और कास्ट में। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं रिलीजन के बारे में। अब रिलीजियस डिफरेंसेस अगर हम पॉलिटिक्स को लेकर बात करें तो देखिए इसके अंदर क्या बात की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक तरीके से होम है हिंदुइज्म का, इस्लाम का, बुद्धिज्म का, इसके साथ साथ सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, यहाँ पे सभी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसी चीज को लेकर, क्योंकि देखो हर एक रिलीजन के अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज होती है जिसे हम सीखते हैं, अपनाते हैं और अपनी लाइफ के अंदर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारे जो तौर तरीके हैं वो थोड़ा ठीक रहे। क्योंकि हर एक रिलीजन कभी भी वॉयलेंस की ओर एग्रेसिव नहीं होता, या फिर झूठ बोलो, या एक तरीके से सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को ज्यादा से ज्यादा करो, दूसरे लोगों को दबाओ, ये कोई भी रिलीजन अलाउ नहीं करता। और गांधी जी यही बिलीव करते थे कि जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी रिलीजन से सेपरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहने का मतलब यही था कि उसमें क्या होते हैं, कुछ मोरल वैल्यूज होती है जो सभी रिलीजन को बाइंड अप करके रखती है। तो ये काफी ठीक बात भी मानी जाती है। इसके अलावा टाइम पे क्या है कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत सी डिमांड्स भी ना उठती आई है। यानी आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से कम्युनल राइट्स की बात आती है, जो धार्मिक दंगे होते हैं, उसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो इस चीज को लेकर बिलोंग करता है कि जो ज्यादातर विक्टिम बनाया जाता है वो रिलीजियस माइनॉरिटी को, जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनको बनाया जाता है। उसी तरीके से वुमेन्स इस चीज को लेकर एम करती है। उनका ये मानना है कि जो फैमिली लॉज है ना उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, क्योंकि सारी जो चीजें वो फेवर में है वो मेंस के, तो इसलिए वो चेंज चाहती है फैमिली लॉज के अंदर स्पेशली। तो ये एक तरीके से फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को भी रिलेट कर जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करें कम्युनलिज्म के बारे में, जो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए 2 वर्ड है, एक है सेकुलरिज्म, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, और एक है कम्युनलिज्म। ये दोनों एक तरीके से आइडियोलॉजी है, ठीक है।
तो इसमें क्या डिफरेंट है, एक तरीके से पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है। वो कैसे है, देखिए सेकुलरिज्म क्या बात कहता है कि देयर इज अ नो रिलीजन, यानी कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा ऑफिशियल। तो सेकुलरिज्म सभी रिलीजन को क्या करता है, इक्वल मान के चलता है। लेकिन कम्युनलिज्म क्या बात करता है कि अपने रिलीजन को सुपीरियर मान के अदर्स के रिलीजन को एक तरीके से बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट ना देना। अगर कोई डिजायर है या कोई डिमांड है तो सबसे पहले वो फुलफिल होनी चाहिए किसकी, जो सुपीरियर एक तरीके से रिलीजन है लोगों का, मतलब उनकी नजर में। कम्युनलिज्म इसी चीज के ऊपर डिफाइन की जा सकती है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे वन कम्युनिटी प्रमोट करती है अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे के, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि इसके अंदर यही चीज होती है, एक सेंट्रल आइडिया ये माना जाता है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से रिलीजन के ऊपर बेस्ड होती है सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर। कहने का मतलब कि देखो, अगर सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें कम्युनलिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म जो आइडियोलॉजी वो काफी एग्रेसिव है और ये सोसाइटी में एक सेंसिटिव जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने का काम करती है। यानी कि लोगों के बीच में आपसी झगड़े होना या डिस्क्रिमिनेशन होना या किसी को ऑप्रेस्ड करना, ये जो सारी चीजें वो कम्युनलिज्म टाइप की आइडियोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। तो सिंपली क्या होता है कि वन कम्युनिटी ट्राई करती है टू सरपास अनदर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो मिलिट्री के बेसिस पे हो या फिर पॉलिटिकल एप्टीट्यूड के बेसिस पे हो। तो ये किसी भी कंट्री के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पीस एंड सिक्योरिटी है ना वो हमेशा से ही खतरे में रहती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो हमें वो क्या देखने को मिलती है, देखिए रिलीजन जो है वो एक प्राइमरी फैक्टर माना जाता है सोसाइटी को फॉर्मेट करने में, और जो उसके फॉलोवर हैं एक तरीके से वो एक ही कम्युनिटी से रिलेट होने चाहिए और साथ ही साथ जो उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो भी काफी सेम होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें सेम होती है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिटी पॉलिटिक्स का वो बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन सवाल तो यहीं पे निकलता आता है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो गलत साबित होती है, इसकी थ्योरी वो कैसे, देखिए ये तीनों कंडीशन है अगर आप कम्युनिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहते हो तो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पीपल ऑफ द सेम रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। तो भाई हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लोग हैं बेशक वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते हो लेकिन उनके इंटरेस्ट और उनकी जो एस्पिरेशंस है वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता। हर किसी की एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दैट इज द रीजन ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से इसकी जो थ्योरी है वो गलत साबित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनलिज्म कैन टेक अ वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। अब कम्युनलिज्म किस तरीके से पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके से वेरी करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, मोस्ट कॉमन जो एक्सप्लेनेशन है कम्युनलिज्म का वो है एवरीडे के बिलीफ। यानी कि आपने किसी चीज के बारे में जाना नहीं, बस सोसाइटी में सुन रखा है हर एक लोगों से, अपने साइड से अपने कोई रिसर्च नहीं करी, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी, बस चारों तरफ उसी के बारे में बात होती रहती है। तो इसलिए ये जो एवरीडे बिलीव्स होते हैं ना वो एक तरीके से कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको और बढ़ावा देने में काम करते हैं। ये जो रूटीन होता है वो इन्वॉल्व करता है रिलीजियस प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजन कम्युनिटी एंड बिलीव इन द सुपीरियर ऑफ द वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन्स। एक तरीके से ये जो चीज होती है वो क्या होती है, रिलीजियस प्रेजुडाइज स्टीरियोटाइप की, यानी कि वो चीज जो आपने खुद से सर्च नहीं करी या खुद से जानने की कोशिश नहीं करी, बस सोसाइटी में वो एक तरीके से सर्कुलेट हो रही है। तो इसलिए आपकी भी जो थिंकिंग है वो प्रेजुडाइज टाइप की होगी, आपने पहले से ही जज कर लिया किसी को जाने बिना ही, और आपकी थिंकिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि आप उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकते, और इसके अंदर आप अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हो और दूसरे के रिलीजन से। एक कॉम्युनल माइंड जो होता है हमेशा से ही एक तरीके से आप कह सकते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करता है कि उसकी कम्युनिटी, उसके रिलीजन की जो कम्युनिटी है वो एक तरीके से पावर में आए और उसी के अकॉर्डिंग काम हो सके। जैसे हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेके। मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है कि पॉलिटिक्स के ऊपर उसकी सारी पकड़ होनी चाहिए और माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहती है कि उसको भी हिस्सेदारी मिले।
ऐसे ही कुछ सिचुएशन हमें पावर शेयरिंग के लेसन में श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है, जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हाला और माइनॉरिटी कम्युनिटी तमिल्स जो होती है वो अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं, लेकिन जो मेन पावर होती है वो सिन्हाला कम्युनिटी के पास होती है। तो इसलिए वो पॉलिटिकल जो राइट्स है वो सभी चीजों के ऊपर जमाने की भी कोशिश करता है, जो कि सारी गलती ही साबित होती है, क्योंकि फाइनली वहां पे जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक तरीके से सिविल वॉर का ही हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात आता है कि व्हाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट। अब हम नेक्स्ट हमारे इस लेसन का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि कास्ट और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और पहली चीज इसके अंदर आती है कि कास्ट सिस्टम आज के समय भी क्यों परसिस्ट करता है, यानी कि एक तरीके से वो मौजूद है। लेट्स सी, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि जो पीपल्स है वो प्रेफर करते हैं शादी करना अपनी ही कास्ट में या फिर अपने ही ट्राइब के अंदर। और साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिलता है जो अनटचेबिलिटी है वो एक तरीके से एंडिट नहीं हुई है कंप्लीटली। वो बात अलग है कि राइट टू इक्वालिटी जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल नंबर 17 के अंदर ये मेंशन है कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक तरीके से ऑफेंसिव है। अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करता है तो उसको जुर्माना, जेल भी हो सकती है। बट आज भी हमें उन बैकवर्ड जो एरियाज होते हैं, खास तौर पे रूरल की ही मैं बात करूंगा, वहां पे अनटचेबिलिटी जैसे केसेस आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है वो हमारे देश से खत्म हो गए। अगर ऐसा होता तो ज्यादातर लोग फिर अपनी कास्ट को छोड़ के कहीं पर भी ओपन तरीके से मैरिज कर सकते थे, जैसे वेस्टर्न कल्चर में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन हैव टू कंटिन्यू टू वेल्थ। तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जब एजुकेशन स्प्रेड हो तो इन चीजों के अंदर एक तरीके से वीकनेस लाई जा सकती है, यानी कि कास्ट सिस्टम को हम कमजोर कर सकते हैं। हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, कि अब ये जो कास्ट है वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। तो इसके बहुत से रीजन है। देखिए आपने भी ये चीजें जरूर अच्छे से जानी होगी। जब कोई पार्टी अपना कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर उतारती है तो वो अपने माइंड में क्या रखती है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी जिस जगह से वो अपना लीडर उतार रही है लड़ने के लिए, वहां का वो कॉम्पोजिशन देखती है कि कास्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, कि वहां पे कौन सी एक्स नंबर की कास्ट, वाई नंबर की कास्ट या जेड नंबर की कास्ट सबसे ज्यादा है। तो जिस कास्ट के लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो ज्यादातर पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उसी कास्ट से रिलेटेड अपना कैंडिडेट भी क्या करती है, कंटेस्ट करवाती है, ताकि उसी की कास्ट के लोग जो है वो उसको वोट डाले। एक होता है ना टच फीलिंग, अपनेपन वाली, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के एक एजेंडा में शामिल होता है। पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट हमेशा से क्या करते हैं, अपील करते हैं अपने लोगों को कास्ट सेंटिमेंट के तौर पे, कि देखो अगर मैं पावर में आ जाता हूं या आ जाती हूं तो मैं आपके लिए ये कर लूंगा, हमारी कम्युनिटी, हमारी कास्ट ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, अपील करने के लिए बात रहेगी। तो एक तरीके से लुभाना, पॉलिटिक्स का काम ही ज्यादातर लोगों को लुभाना ही होता है। कोई इसके अंदर फेयर तरीके से लुभाता है तो कोई अनफेयर तरीके से, यानी कि कोई रिलीजन का सहारा लेता है तो कोई एजुकेशन का सहारा लेता है। जब बात कास्ट की आती है तो ये काफी सेंसिटिव इशू होता है, तो इसलिए इसके ऊपर जब भी बात की जाती है तो हमेशा से लोग एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि फिर भी जो कास्ट है वो प्रॉपर तरीके से कह सकते हो कि प्रूव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इंडियन इलेक्शन, क्योंकि हमारे देश का जो इलेक्शन है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। कोई सिंगल कास्ट के बेसिस पे आप इंडियन इलेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके ना रीजंस है, वो कैसे? नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन दी कंट्री एज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ द सिंगल कास्ट। कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे देश के अंदर क्लियर मेजोरिटी नहीं ला सकती, किसके दम पे? कोई सिंगल कास्ट के दम पे। क्यों? क्योंकि एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी, हर एक कैंडिडेट और पार्टी को नीड्स होती है एक तरीके से मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। मतलब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके अंदर कि वो एक से ज्यादा कास्ट और एक से ज्यादा कम्युनिटी का विश्वास जीत सके और इलेक्शन के अंदर जीत सके। क्यों? नो पार्टी विंस द वोट ऑल द वोटर ऑफ द कास्ट या फिर कम्युनिटी, क्योंकि कोई भी पार्टी को ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे वोट उसी को ही मिल जाते हैं। हाँ, एक स्पेसिफिक कह सकते हो कि स्पेस जरूर होता है पॉलिटिक्स के अंदर, कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को ये पता रहता है कि अगर हम इनके बारे में ज्यादा बात भी ना करें तब भी हमको इनके वोट मिल जाएंगे, क्योंकि हम उसको वोट बैंक के नाम से जानते हैं। व्हेन पीपल से दैट
a caste is a vote bank of a one party, it usually means that a large proportion of the voters from that caste for that party. कहने का मतलब सिंपली है, जब लोग कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कास्ट है वो इस पार्टी की वोट बैंक है, तो उनका कहने का मतलब यही होता है कि इन्हीं कास्ट में तो जो ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है, यानी कि लोगों की जो संख्या है, वो ज्यादातर उसी पार्टी को ही वोट डालेगी, चाहे वो उसके लिए इतना वो कैंपेन करे या ना करे। तो उनको एक होता है ना सेफ साइड, वो ज्यादातर देखने को मिल जाती है। बहुत सी पार्टी क्या करती है कि अपने कैंडिडेट को सेम कास्ट से उतारती है। कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि जो उनका कैंडिडेट है वो उनकी कास्ट से है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि एक से ज्यादा कास्ट के लोग जो मतलब एक कास्ट का जो पर्सन है वो जरूरी थोड़ी किसी एक ही पार्टी से कंटेस्ट करता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन, एक से ज्यादा भी कर सकता है। मैं भी इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। और दूसरी कंडीशन ये भी होती है, बहुत से ऐसे वोटर होते हैं जिनका उनकी खुद की कास्ट का कोई कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा ही नहीं होता। इसे अगर मैं इसी लाइन को अगर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जो हमारा टॉपिक है कि कास्ट के दम पर आप इंडियन इलेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका एक रीजन इसी वाले में बताया गया है कि मान लीजिएगा कि एक एरिया है एक्स नाम का, तो आप उसी एरिया के अंदर रहते हो, तो आपको पता चलता है कि वहां पे 3 पार्टी है। मैं यहाँ पे पार्टी के नाम ले देता हूँ। एक पार्टी बीजेपी है, एक पार्टी कांग्रेस है और एक पार्टी आम आदमी है ना। आपने तीनों पार्टी के नाम अच्छे से सुन रखे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या होता है कि भैया उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी मान लीजिएगा वाई नंबर की कास्ट का कैंडिडेट कंटेस्ट करवाती है, तो कांग्रेस भी वाई नंबर की कास्ट का और आप आम आदमी भी वाई नंबर की कास्ट का, और एक पर्सन है जेड नाम का। तो देखिए क्या होता है कि सिंपली यहां पर भी मैं वाई कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप ना वाई नाम की कास्ट से बिलोंग करते हो, और आपको ये पता चलता है कि बीजेपी पार्टी ने आप ही की कास्ट से एक कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन आपको ये बाद में पता चलता है कि यार कांग्रेस ने भी मेरी कास्ट से पर्सन को उतारा है इलेक्शन के अंदर, और आम आदमी ने भी। अब वाई बंदा किसको देगा? भाई ये भी मेरी कास्ट का है, ये भी मेरी कास्ट का है, और ये वाला भी मेरी कास्ट का है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन यहां पर भी है। अगर बीजेपी सोचती है कि मैं वाई कास्ट का पर्सन उतार दूंगी तो सारे मेरे को ही वोट मिल जाएंगे, मेरे कैंडिडेट को, लेकिन भाई आम आदमी और कांग्रेस भी है, उनका भी सेम सिचुएशन। दूसरी साइड देखिए कितनी ऑड होती है। मान लीजिए एक बंदा है जिसकी जेड नंबर की कास्ट है, उसे पता चलता है मेरी कास्ट से तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ, मैं किसे वोट डालूं। तो कभी कभार लोगों के पास एक से ज्यादा ऑप्शन भी होते हैं, और कई बार लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होते कि वो किसे दे, फिर वो उस कैंडिडेट को दे देता है। या तो पार्टी को फेवर करता होगा जिसका कैंडिडेट नहीं है, या तो फिर उसको अगर वो पर्सन अच्छा लगता होगा उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा है तो वो उसे वोट डाल देगा। अदरवाइज वो ऐसे भी वोट डाल सकता है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है वोटिंग के मामले में, है ना। तो इसी वजह से तो क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है और जो सिटिंग एमपी एमएलए होते हैं वो अपना इलेक्शन देश के अंदर हारते रहते हैं, मतलब हारना जीतना लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा एमएलए एक बार बन गया तो हर बार ही बनता चलेगा। बहुत से केस होते हैं, बहुत बार बनता भी है, लेकिन एक टाइम आता है वो हार भी जाता है। तो इसीलिए हमारे देश में कोई भी जो पार्टी या फिर कैंडिडेट है ना, वो परमानेंट नहीं है। एक टाइम आता है कि वो लॉन्ग टाइम के बाद हार भी जाता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, इनका जो टर्म था वो बहुत लंबा रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत साल रूल भी किए, लेकिन आज के समय उसकी वैसी कंडीशन नहीं है जो पहले के टाइम पर हुआ करती थी। तो आपको इन चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट की, कि क्या एक तरीके से आउटकम निकल के आते हैं, तो सबसे पहली चीज इट हैज प्रोवाइड स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप टू डिमांड देयर शेयर इन पावर। कहने का मतलब सिंपल सा है कि देखो कास्ट की वजह से एक चीज तो हुई है, स्पेस मिला है और अपॉर्चुनिटी मिली है उन लोगों को जो खास तौर पे डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, क्योंकि वो अपनी डिमांड कर सकते हैं एक तरीके से पावर को शेयर करने में, कि उनके पास भी पावर हो। अगर उनका कैंडिडेट होगा कोई बैकवर्ड से आता है
तो वो रिप्रेजेंट करेगा तो उसको भी सम पावर्स मिलेगी जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी का भला कर सकता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है एक तरीके से फाइट फॉर सोशल जस्टिस को लेकर। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकता है। लेकिन हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि अगर हम कास्ट को ही लेके हमेशा चलते रहेंगे तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है वो हेल्थी नहीं मानी जाती डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि ये क्या करती है, डाइवर्ट करती है अटेंशन को जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन। लोग इनसे ध्यान हटा के बस धर्म में ही लगे रहे, जाति व्यवस्था में ही लगे रहे कि मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा, तेरा धर्म छोटा और तेरी कास्ट छोटी वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है इससे पॉलिटिकल लीडर और उनकी पार्टी को तो फायदा हो जाता है, लेकिन हमेशा से सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर आप कह सकते हो समटाइम तो वायलेंस भी हो जाता है, वो लोगों के बीच में आ जाता है, जो कि ठीक चीज नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें टेंशन क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है और कुछ सिचुएशन में तो वायलेंस भी कर देते हैं। क्योंकि रिलीजन और कास्ट एक सेंसिटिव चीजें है, अगर कोई किसी की हर्ट करेगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। फिर वो ये नहीं देखता कि पॉवर्टी या डेवलपमेंट या फिर करप्शन जैसे कोई इशू भी है, उसकी नजर में उसका रिलीजन, उसकी कास्ट या फिर उसके जो सेंटिमेंट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों से वैसे भी दूर रहने की जरूरत है, तभी जाके जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ज्यादातर एजुकेशन इन चीजों के ऊपर ज्यादा वर्क करते हैं, इसलिए वो काफी हमसे आगे भी है। तो आपको ये चीजें जरूर समझने की जरूरत है। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यही था बच्चों आपके इस लेसन के अंदर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से रिलेटेड वन शॉट वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये जो चैप्टर है वो काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर यहां तक अगर आप आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। आपका कोई भी कैसा भी डाउट हो वह आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो तो वो भी बता देना, क्योंकि ये जो वन शॉट वीडियो है ना वो आपकी बैक टू बैक तो चलती ही रहेगी। इसके अलावा QA मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आज की इस क्लास में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों आपके इकोनॉमिक्स के अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनके भी कवर कराने हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।